मैं आज खुश होता हुआ दौड़ा दौड़ा कॉलेज आया क्योंकि मैं उस लड़की का तमाशा बनते हुए देखना चाहता था जिसे मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं कॉरिडोर एरिया में पहुंचा तो देखा कि वहां के एक कमरे के बाहर ढेर सारे लड़कों की लाइनें लगी हुई थीं और उस वक्त उन्होंने शर्ट नहीं पहनी थी। ये देखकर मैं चौंक गया कि ये लड़के कॉलेज में ऐसी हालत में कैसे और आखिर वहां पर हो क्या रहा है। मैं उन्हें धक्का मारकर जैसे ही उस कमरे तक पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी क्योंकि वहां तो उन सभी लड़कों ने उस लड़की के साथ। मेरा नाम अयान है। मेरा संबंध ऐसे परिवार से था जहां पैसे को हाथ की मैल समझा जाता है। मैं एक बहुत अमीर घर में मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ और मेरा सारा बचपन पैसे की चमक धमक भरी दुनिया में गुजरा था। अभाव और तंगी क्या होती है मुझे तो ये मालूम तक नहीं था क्योंकि मैंने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को नहीं देखा था जो कठिन परिस्थितियों में जिंदगी गुजार रहे हों। मेरे लिए तो वही जिंदगी थी जो मैं जी रहा था। मैं छोटा था जब पहली बार मैंने पैसे की ताकत को देखा और महसूस किया था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12 साल का था। मैं एक शानदार बंगले में रहता था जिसमें नौकरों की एक पूरी फौज थी। मुझे तो कभी अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। नौकर मेरे कपड़े तैयार करके बाथरूम में लटका देते थे। मेरी ऐश परस्ती का ये आलम था कि मैंने कभी भी पानी का गिलास तक खुद से नहीं लिया था। यहाँ तक कि अगर मुझे अपने कमरे की लाइट बंद करनी होती या पंखा चलाना होता तो उसके लिए भी मैं नौकर को आवाज देता था। यूं तो हमारे पूरे बंगले में स्वचालित लाइट्स और पंखे लगे हुए थे जो रिमोट से चलते थे, मगर वो रिमोट उठाकर एसी या पंखा चलाने के लिए भी मुझे नौकर की जरूरत पड़ती थी। और कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि मेरी एक आवाज पर कोई ना आता हो। मैंने ये सब कुछ अपने मम्मी पापा से सीखा था जो वो करते थे, और जो कुछ मैं देखता आया था मैं भी वही सब करता था। मैंने अपने पापा को छोटी से छोटी गलती पर भी नौकरों पर चिल्लाते हुए देखा था। यहाँ तक कि जब हम खाने की मेज पर बैठकर खाना खाते थे उस वक्त भी 4-5 नौकर हमारे आसपास खड़े रहते जो पापा के इशारे से ही समझ जाते थे कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। एक बार एक नौकर की बेटी से हमारे बंगले का एक कीमती फूलदान टूट गया। तब मम्मी ने उसे सजा भी दी और उसकी तनख्वाह से पैसे भी काटे। ये सब कुछ देख देख कर मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया था कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने पैसे की बदौलत जो चाहे कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को भी अपना गुलाम खरीद कर बना सकते हैं। यही वजह थी कि मेरे नजदीक ना तो किसी इंसान की कोई अहमियत थी और ना ही मुझे ये मालूम था कि गरीबी किस चिड़िया का नाम है और मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवा सकती है। हमारे तो रिश्तेदार भी हमारी तरह बहुत अमीर थे। मम्मी और पापा का उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों में था। दरअसल मेरे पापा व्यापार क्षेत्र में एक बहुत ही अहम स्थान रखते थे। उनका एक नाम था और मेरे लिए उनका नाम ही काफी था जो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा सारा बचपन तो मम्मी पापा के साथ यही सब कुछ देखते हुए गुजरा था। लेकिन जब मैं 9वीं क्लास में गया और मैंने चीजों को अपने तरीके से देखना और समझना शुरू किया तो कुछ ऐसे शौक मेरे अंदर पनपने लगे जो मुझे कुछ अलग करने पर मजबूर करते थे। मेरे अंदर एक बेचैनी रहने लगी थी। मेरे पास जो था पता नहीं क्यों मैं उसमें खुश नहीं था। मुझे कुछ नया करने की पड़ी रहती थी। खास तौर पर जिन चीजों में मेरी दिलचस्पी पैदा हो जाती मैं उसी के पीछे पड़ जाता था। यही वजह थी कि मैं कभी किसी एक चीज पर टिकता भी नहीं था। मैट्रिक तक पहुंचने तक मैंने 10 फोन बदल लिए थे। जब मैं 9वीं क्लास में था उस वक्त पापा ने मुझे पहला मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। उसके बाद जो नया मॉडल आता मैं वो खरीद लेता था क्योंकि मुझे ना तो अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते थे और ना ही अपना पसंदीदा फोन लेने के लिए किसी से मिन्नतें करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं पापा से जितने पैसे मांगता वो मुझे दे देते थे। वो एक बार भी ये नहीं पूछते थे कि मुझे पैसे क्यों और किस काम के लिए चाहिए, जबकि मम्मी जरूर पूछा करती थी। लेकिन पापा मेरे सामने ही मम्मी से कह देते कि हमारा बेटा इकलौता राजा बेटा है,
जो कुछ हमारे पास है वो सब इसी का है। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो मेरे बेटे की खुशी पूरी ना कर सके। इसीलिए वो जो चाहता है उसे करने दो। मम्मी पापा की इस बात पर हंसी में झूम उठती। उन्होंने कभी भी मुझे समझाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से मुझे लगता था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सही है और पैसे की बरसात करना मेरा पूरा हक है, क्योंकि आखिरकार मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। पापा जो भी कमाते थे वो सब मेरे लिए था। मेरे पापा के पास फैक्ट्रियां थीं जिनमें कपड़ा बनता था और वो कपड़ा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी जाता था। ऐसे में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने पर पापा को लाखों करोड़ों का फायदा होता था। मम्मी पापा के पास अपनी एक अलग कार थी और पापा की भी अलग कार थी। फिर भी हमारे बंगले के आंगन में 4 गाड़ियां खड़ी रहती थीं। हर वक्त एक ड्राइवर घर में मौजूद रहता था ताकि मैं उसके साथ जहां चाहूं जा सकूं। मैंने हमेशा बड़े बड़े ब्रांड से ही खरीदारी की थी और ज्यादातर मेरे कपड़े ऐसे होते थे जिन्हें एक बार पहनने के बाद फिर से कभी नहीं पहनता था। मम्मी वो कपड़े उठाकर नौकरों को दे देती और वे बड़े खुश होकर उन्हें अपने घर ले जाते थे। मैं शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था। मेरी स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि सामान्य आदमी अपनी पूरी जिंदगी में उतना भी नहीं कमा पाता जितना सालाना फीस के नाम पर पापा भरते थे। हम जिस सोसाइटी में रहते थे वहां मेरी उम्र के लड़के और लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करने में बहुत रुचि रखते थे। मेरे क्लासमेट्स ना सिर्फ एक दूसरे से दोस्ती करते थे बल्कि कई लड़के लड़कियों के अफेयर भी चलते थे। मेरे पास ढेर सारा पैसा था, पूरी आजादी थी, फिर भी मैं कभी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा था। हालांकि मैंने अपने बहुत से दोस्तों के लिए लड़कियों से सेटिंग करवाई थी और समय समय पर हजारों रुपए भी उन्हें दे देता था या किसी होटल में उनके लिए टेबल भी बुक करवा देता था। मेरी नजर में ये छोटे मोटे तोहफे थे जो मैं अपने दोस्तों को देता रहता था, लेकिन यही सब करने की वजह से लोग मुझे पसंद करते थे। मेरे बिना ना तो मेरे दोस्तों का दिन पूरा होता था और ना ही कोई पार्टी। लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाते थे। लड़कियों के मामले में वे मुझे डरपोक और ना जाने कितने ही नामों से पुकारते थे। मैं हंसी में सब बातें उड़ा देता। मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता था क्योंकि मैं जानता था कि मेरे यार सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि लड़कियां मेरे पीछे नहीं आती थीं। स्कूल लाइफ से ही लड़कियां मुझ पर फिदा थीं और दूसरी लड़कियां चाहती थीं कि मैं उनका बॉयफ्रेंड बन जाऊं, उनसे दोस्ती करूं और अपनी बेतहाशा दौलत उन पर लुटा दूं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की लड़कियां अपनी तरफ कभी आकर्षित नहीं करती थीं। मैंने अपने आसपास स्कूल और पार्टियों में भी देखा था कि लड़के लड़कियां आजादी से बैठते थे, लेकिन उससे आगे कभी मेरी किसी से दोस्ती नहीं हुई। मैट्रिक खत्म करने के बाद मुझे कॉलेज जाना था। मम्मी और पापा चाहते थे कि मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला जाऊं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विकल्प थे। पापा मुझे कहीं भी भेज सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां पर नहीं जाना था। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने मम्मी पापा से दूर रहना था, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर थे। पापा अपने काम के सिलसिले में पूरा दिन व्यस्त रहते थे और कभी किसी देश में तो कभी दूसरे देश में जाते रहते थे। यहाँ तक कि घर आने के बावजूद वो अपने फोन और लैपटॉप में व्यस्त रहते थे। मम्मी का अपना सोशल सर्कल था, वो भी रोजाना किसी न किसी पार्टी में जाती थी और बहुत सारे सामाजिक कामों में खुद को उलझाए रखती थी, क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि का बहुत शौक था और ये सब दिखावे के लिए करती थी। वो दिन रात किसी चैरिटी संस्था में जाकर लाखों का दान देती थी, जहां उनकी वीडियो बनती और फिर वायरल हो जाती। यही वजह थी कि बड़े बड़े एनजीओज और चैरिटी संस्थाएं उनसे संपर्क करती थी, लेकिन मम्मी उन्हें आसानी से समय नहीं देती थी। जब दिल चाहता तो कहीं जाने के लिए हामी भर देती थी, वरना हजारों रुपए का चेक बनाकर भेज देती। पहले मुझे इन बातों का अंदाजा नहीं था। मैं सोचता था कि मम्मी जो भी करती हैं वो लोगों की भलाई के लिए करती हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उन्हें किसी की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। वो दिन भर जिन चैरिटी संस्थाओं में गरीबों के साथ तस्वीरें खिंचवाती और वीडियो बनवाती थीं, घर वापस आकर उन्हीं गरीबों में कीड़े निकालती और फिर अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करती। शुरू शुरू में मुझे
मम्मा के इस दोहरे मापदंड पर हैरानी होती थी, लेकिन बाद में मुझे लगने लगा कि यही हमारे जैसे तबके के लोगों का लाइफ स्टाइल है। अगर हम लोग अपने आप को भूलकर गरीबों के साथ घुल मिल जाएं, तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। और ये बात मैंने अपने मम्मी पापा से ही सीखी थी। मम्मा पापा की अपनी अपनी पसंद और व्यवस्थाएं थीं। ना तो दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल देते थे और ना ही उन्होंने मुझे कभी कुछ बताने या फिर समझाने की कोशिश की थी। मेरा जो दिल चाहा मैंने वो किया और जो रास्ता मुझे ठीक लगा मैं वही अपनाता चला गया। कॉलेज में जाने की जब बारी आई, तब मैंने मम्मी पापा को इनकार कर दिया कि मैं किसी भी हाल में देश से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहता था। मैं अपना सोशल सर्कल छोड़कर ऐसे लोगों में जाकर नहीं बसना चाहता था जहां पर कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। और फिर पढ़ाई से मुझे वैसे भी कुछ खास लगाव भी नहीं था। मुझे कौन सा पढ़ लिख कर अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ने थे या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनकर अपना भविष्य रोशन करना था। मेरे लिए तो पापा का बिजनेस ही काफी था। जब मैंने बाहर जाने से इनकार कर दिया, तो पापा ने मेरे दाखिले के लिए 2-3 कॉलेज के नाम मेरे सामने रखे और कहा कि मैं जिस कॉलेज में चाहूंगा वो मेरा दाखिला वहां पर करवा देंगे। जो कॉलेज पापा ने चुने थे वो सब शहर के मशहूर और महंगे कॉलेज थे, मगर अब मैं इतने हाई फाई तालीमी संस्थान में नहीं जाना चाहता था। शायद मेरा दिल बदल चुका था, इसलिए मैंने उस कॉलेज का चुनाव किया जहां पर अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास परिवारों के लड़के लड़कियां भी पढ़ते थे। जब मैंने पापा को उस कॉलेज का नाम बताया तो वो बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने मुझे मना किया और मम्मा ने भी यही कहा कि जब मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, तो फिर मुझे किसी ऐसे कॉलेज का चुनाव करने की आखिर क्या जरूरत है। लेकिन मैं तो वही करता था जो मुझे ठीक लगता था या फिर जो मेरा दिल चाहता था। जब मम्मा और पापा समझ गए कि मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला, तो उन्होंने मेरा दाखिला वहीं करवा दिया जहां मैं जाना चाहता था। मेरे दोस्त भी हैरान थे, लेकिन वो जानते थे कि मैं मनमौजी सा इंसान हूँ। नए कॉलेज में दाखिले के बाद मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई थी, जो जिंदगी में पहली बार सामने आ रही थी। हालांकि मेरे यार दोस्त और सब सोशल सर्कल वही था जिसमें मैं शुरू से मूव कर रहा था। रात को क्लब जाना या किसी न किसी दोस्त के साथ पार्टी अटेंड करना, ये सिलसिला तो बड़ा पुराना था और इस सिलसिले को रोकने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन उस नए कॉलेज को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि उस कॉलेज में भी ज्यादातर अमीर घरानों के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट थे जो मिडिल क्लास परिवारों से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कॉलेज की फीस वगैरह हर आम इंसान की पहुंच में नहीं थी, बल्कि मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले लड़के या लड़की के लिए मेरे इस कॉलेज में प्रवेश हो जाना भी बहुत बड़ी बात थी। मैं अक्सर कॉलेज जाता, लेक्चर लेता और फिर वहीं से सीधा अपने दोस्तों के पास निकल जाता था। कभी कभी अपनी मर्जी से लेक्चर छोड़ भी दिया करता था। मुझे रोकने और टोकने वाला तो वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे जैसे और भी कई स्टूडेंट्स थे जो क्लासेस बंक करते थे। कॉलेज जाते हुए मुझे 1 महीना हो गया था, लेकिन मैं अब वहां बोर होने लगा। मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं था जो दिलचस्पी का कारण बने। मैं ये सोचने लगा कि इससे अच्छा मैं अपने उस दोस्त के साथ वहीं पर दाखिला ले लेता जहां वो सब गए थे। कम से कम अच्छी कंपनी तो मिल जाती। 1 महीने बाद ही सोचने पर मजबूर हो गया था कि मुझे ये कॉलेज छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उनके कॉलेज में चले जाना चाहिए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अपनी तरफ ध्यान देने के लिए काफी था। उस दिन मैं कॉलेज पहुंचा तो गेट से अंदर दाखिल होते ही मुझे कुछ लड़कियों और लड़कों का एक ग्रुप नजर आया जो किसी को घेरे खड़ा था और उसका मजाक बना रहे थे। मैं भी बड़े शौक से वहां पहुंच गया तो देखा कि एक लड़की बिल्कुल सादा सा काले रंग का अबाया पहने वहां खड़ी थी और उसके चेहरे पर भी नकाब था। हाथ में चंद किताबें और कंधे पर शोल्डर बैग झूल रहा था, जिसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो लड़की अमीर नहीं थी, बल्कि उसका सारा हुलिया ही आम सा था
और वहां मौजूद लड़के लड़कियों का ग्रुप उसके हुलिये पर नहीं बल्कि पैरों में पहने हुए जूतों का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि उसने एक पैर में शूज और दूसरे में सुर्ख रंग की चप्पल पहन रखी थी। शायद वो जल्दी में ये गलती कर बैठी थी, लेकिन अब वो बड़ी कंफ्यूज हालत में खड़ी थी और सब उस पर हंस रहे थे। मेरी भी नजर जैसे ही उसके पैरों की तरफ गई तो मैं भी बेइख्तियार हंसने लग गया। अब उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं उसके काफी करीब खड़ा था। पता नहीं उसकी नजरों में मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ कि मेरी हंसी रुक गई। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। तब मैंने सबको चुप होने को कहा और उस लड़की के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर चली गई। जब मैं क्लास में पहुंचा तो मेरी ही क्लास में बैठी हुई थी। एक के बाद एक प्रोफेसर आता गया। सारे लेक्चर होते गए, मगर उस लड़की ने प्रोफेसर और नोटबुक के अलावा कहीं भी इधर उधर देखा तक नहीं था। हालांकि मेरी नजर कई मर्तबा उस पर गई, मगर मजाल है जो उसका ध्यान अपनी नोटबुक और प्रोफेसर से हटा हो। फिर तो उसे नोट करना मेरा शौक बन गया। दिन गुजरते गए और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक हफ्ता लगातार उस लड़की की वही रूटीन थी, जैसे वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट हो। वो अपने काम से काम रखती थी, किसी से बात नहीं करती थी और हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती थी। जब असाइनमेंट्स का काम शुरू हुआ तो उस लड़की ने तारीफें समेटना शुरू कर दिया। हर प्रोफेसर पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करता और स्टूडेंट्स भी उसके काम पर तालियां बजाते थे। देखते देखते कैसे वो लड़की हमारी क्लास में सबसे लायक और फेमस कहलाने लगी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि उस कॉलेज में आते हुए 3 महीने उसे गुजर गए थे। इस दौरान हमारा हर प्रोफेसर तो जैसे उस लड़की की काबिलियत की तारीफ करना अपना फर्ज समझता रहा। यहाँ तक कि उसकी मिसालें दी जाने लगी। कोई नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आती है और किस तबके से ताल्लुक रखती है। यहाँ तक कि उसके हिजाब करने की वजह से पूरा कॉलेज उसकी इज्जत करता था। उस लड़की का नाम शबीना था और प्रोफेसर उसे मिस सबीना अहमद कहकर संबोधित करते थे, जिसकी वजह से लड़के लड़कियां भी उसे बिल्कुल इसी नाम से पुकारते थे। मैंने अक्सर लड़के लड़कियों को उससे नोट्स लेते और देते हुए देखा। वो फिजिक्स में बहुत अच्छी थी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बाकी स्टूडेंट्स की मदद भी कर देती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने महीनों में उस लड़की को मैंने कभी कैंटीन जाते हुए या कैंटीन में बैठे हुए भी नहीं देखा था। मैं सोचता था कि क्या उसे भूख नहीं लगती। बाकी सब कैंटीन जाते खूब मौज मस्ती करते थे, मगर वो ब्रेक टाइम में भी गार्डन के किसी कोने में बैठी पढ़ाई करती रहती थी और कभी भूल कर भी उसके चेहरे से नकाब नहीं हटता था। वो हमेशा काले रंग के अबाया और हिजाब में ही रहती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उस लड़की की झील जैसी गहरी आंखें मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। पता नहीं कब मेरे दिल के किसी कोने में इस ख्वाहिश ने सिर उठाया कि काश एक बार मैं उसका चेहरा देख सकूं। पता नहीं क्यों, मगर मैं उसे देखना चाहता था। हिजाब से नजर आने वाली उसकी आंखें और हाथों पैरों की रंगत से मालूम होता था कि वो बहुत गोरी और खूबसूरत है। शायद इसीलिए वो अपने आप को छुपाकर रखती थी, या शायद कोई और वजह होगी। मेरे अंदर अब एक तलब पैदा होने लगी थी और मैं तो शुरू से ही ऐसा था कि जब किसी चीज में मुझे दिलचस्पी हो जाती तो मैं उसे जाने और पाने बगैर चैन से नहीं बैठता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मुझे तो ऐसे ही लगने लगा था कि मैं अब इस कॉलेज में ज्यादा ही सबीना के लिए था। फिर जब हमारे इम्तिहान हुए और रिजल्ट आने पर पता चला कि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, तब क्लास के लड़के लड़कियों ने मिलकर प्रोफेसर से इजाजत ली और एक छोटी सी पार्टी रख ली। मुझे इंतजार था कि पार्टी के दिन वो हिजाब उतारेगी तो मैं उसे देख सकूंगा, मगर हैरानी का झटका तो तब लगा जब वो पार्टी में आई ही नहीं। और एक दो बार मैंने अपनी कार में उसका पीछा करने का सोचा था, मगर वो कॉलेज से निकलकर रिक्शा में बैठती थी। उसके बाद उसका रिक्शा बस स्टैंड पर जाता, वहां वो काफी देर इंतजार करती और फिर बस में बैठ जाती थी। मैं बस के पीछे भी गया, मगर मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो कब और कहाँ उतरती या कहाँ जाती थी। लेकिन एक बार मैंने उसे सुबह स्टॉप पर उतरते हुए देखा, लेकिन फिर वो दूसरी बस पर सवार हो गई।
पता नहीं वो इस शहर की थी भी या फिर नहीं, मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसके बारे में पता लगाकर ही रहूंगा। एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब था और हम सब कॉलेज में थे। छुट्टी हो गई तो सब अपने अपने घर जाने के लिए कारों में बैठकर चले गए। कुछ लड़कियां कॉलेज की वैन में जाती थीं, वो भी चली गईं, मगर शबीना अभी तक कॉलेज के अंदर ही दरख्त के साए में चुपचाप खड़ी हुई थी। वो बहुत बेचैन लग रही थी क्योंकि उस दिन गेट पर कोई भी रिक्शा नजर ही नहीं आ रहा था। वैसे भी हमारे कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही थे जो अपनी अपनी कारों में आते जाते थे, या फिर कॉलेज की वैन के अलावा कुछ लड़कियां बाइक पर अपने भाई या कॉलेज के किसी लड़के के साथ ही चली जाती थी। वो वैसे भी कॉलेज के सामने बने हुए रोड से रिक्शा लेती थी, लेकिन मौसम के तेवर देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। मैं साइड में बैठा ये सब मंजर देख रहा था। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उस वक्त वहां पर मेरे और उसके अलावा कॉलेज का वो स्टाफ ही था जो अपने अपने काम कर रहा था। बारिश तेज हुई तो वो एकदम से घबराकर शेड के नीचे आने के लिए भागी। मैं भी उसी तरफ बैठा हुआ था। तब अचानक से उसका हिजाब उतर गया और मुझे ऐसा लगा जैसे स्याह रात में बादलों की ओट से चांद निकल आया हो। वो तो मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत थी। मैं पलके झपकाए बिना उसे देख रहा था, मगर उसने बिजली की तेजी से दोबारा हिजाब सेट कर लिया था। वो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैं भी लगातार उसी की तरफ देख रहा था। वो समझ गई कि मैं उसका चेहरा देख चुका हूँ। फिर मैं उठा और उसके पास गया। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी कार में उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ, मगर उसने मुझे मना कर दिया। जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मैंने किसी लड़की को लिफ्ट के लिए कहा हो और वो आगे से मुझे मना कर दे, जबकि लड़कियां तो मेरी कार में बैठने के लिए तरसती थी। ये पहली लड़की थी जिसने मेरा ऑफर रद्द कर दिया था। मैं उसके इस इनकार पर मुस्कुराया। मैंने सोचा कि पहली बार है, इसलिए उसने ऐसा किया है। मगर उसके कुछ दिन के बाद जब मैं नोट्स के बहाने उसके पास गया और उससे बात की, तो वो मुझे नोट्स के बारे में बताने भी लग गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि मैं महज बहाना बनाकर उससे नोट्स मांग रहा हूँ। उसने जो नोट्स मुझे दिए वो मैंने दूसरे दिन उसे वापस भी कर दिए, ताकि मैं फिर उससे बात कर सकूं। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता। ज्यादातर पढ़ाई के बारे में ही पूछता था। मैं जानता था कि अगर मैं पढ़ाई को लेकर उसके पास बात करने जाऊंगा तो वो मेरी मदद के लिए तैयार रहेगी। एक दिन इसी तरह मैंने उससे कहा कि वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब तक नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं और अपनी किताबें उठाकर वहां से चुपचाप चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी दोस्ती के ऑफर को ना सिर्फ सिरे से ठुकरा दिया है, बल्कि एक थप्पड़ भी मेरी शक्ल पर मार दिया था। मैं पहली बार किसी लड़की की तरफ आकर्षित हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अपमान महसूस हो रहा था। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की मेरे साथ इस तरह भी कर सकती है। मेरे दिल में उसी वक्त सबीना के लिए गुस्सा पैदा हुआ और मैंने सोचा कि मैं इस लड़की से दोस्ती करके रहूंगा, मगर अब उसे खुद चलकर मेरे पास आना होगा। मैं हर हाल में उसका घमंड तोड़ना चाहता था और फिर मैं उस मौके की तलाश में रहने लगा कि कब मैं सबीना से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। मैंने इस बात का इजहार अपने दोस्तों के सामने भी किया था, क्योंकि मेरा मूड खराब रहने लगा था और मुझे अपनी बेइज्जती भुलाए नहीं भूल रही थी। जब मेरे दोस्तों को ये बात पता चली कि किसी लड़की ने मेरे साथ इस तरह से किया है, तो वो कहने लगे, तुम इशारा करो, हम उस लड़की को तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देंगे। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि ना तो वो कुछ ऐसा करेंगे और ना ऐसा करने का सोचेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता था कि सबीना खुद अपने कदमों पर चलकर मेरे पास आए। तब मुझे सुकून मिलेगा और मेरे दिल में गुस्से की आग बुझ जाएगी। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं उसे पसंद करता था या नहीं, लेकिन मेरी ये चाहत और पसंद आगे चलकर क्या रूप लेने वाली थी, मैंने तो इसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे सामने एक से एक बढ़कर एक लड़कियों के प्रपोजल थे। मैं शबीना को पसंद जरूर करने लगा था,
मगर मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का तो कभी सोच ही नहीं रहा था, और अब तो मैं बस उसकी अना और घमंड को तोड़ना चाहता था। फिर एक दिन जिंदगी ने मुझे ये मौका प्लेट में रखकर पेश कर दिया। मैं और मेरे दोस्त अपनी आदत के मुताबिक एक क्लब में गए, मगर उस रात मुझे वहां पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। मैं अब किसी नई जगह पर जाना चाहता था, तो मेरे दोस्त मुझे एक और क्लब में ले गए जो काफी बड़ा और महंगा क्लब था। मैं वहां पहले भी जाता था, मगर कुछ अरसे से हम सब दोस्त यार दूसरे क्लब में ज्यादा जाने लग गए थे। उस रात वहां पहुंचे और एक टेबल पर बैठकर खाने पीने की कुछ चीजें मंगवा ली। वहां पर दो तीन लड़कियां जो क्लब की डांसर्स होती हैं वो मौजूद थीं, और म्यूजिक के साथ साथ अपनी अदाएं दिखाते हुए हम जैसे मंचलों को लुभाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा तो था, मगर मेरे दिमाग पर सबीना छाई हुई थी और उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। जो भी मेरे साथ होता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे दिल में उसके लिए कैसे जज्बात हैं, क्योंकि कभी कभी मैं अपने दिल में उसके लिए बहुत गुस्सा और नफरत महसूस करता था, और कभी कभी उसका चेहरा दिमाग के पर्दे पर बनते ही मेरा दिल कुछ अजीब तरीके से धड़कने लगता था। क्लब में उस रात भी मैं उसी अजीब सी स्थिति में बैठा हुआ था कि मेरे बिल्कुल सामने एक लड़की डांस करती हुई नजर आई, लेकिन उसका ध्यान मुझ पर नहीं था, क्योंकि जहां पर वो डांस कर रही थी वहां रोशनी थी और मैं अंधेरे में बैठा हुआ था। मगर उस लड़की को देखते ही मेरे दिमाग की सारी बातें रोशन हो गईं। मैं बेहद हैरान हुआ, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, सबीना ही क्लब में डांस कर रही थी। मैंने उसे एक बार देखा था, मगर उसका चेहरा मैं भूल नहीं सकता था। क्लब में डांस करने वाली लड़की को देखकर एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि वो मेरे होशो हवास पर कुछ ज्यादा ही हावी होती जा रही है। इसीलिए मुझे डांस करने वाली लड़की में शबीना की तस्वीर नजर आने लगी है। मगर जब लगातार वो मेरी नजरों के सामने रही तो मुझे यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि शबीना ही है। और ये बात मेरे लिए इस कदर हैरान करने वाली थी कि मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। और इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे इस बात से हुई थी कि सबीना की असलियत ये है जो कॉलेज में हिजाब करके खुद को बहुत अच्छा साबित करती है। वो हकीकत में एक ऐसे हाई क्लास क्लब में डांस करने वाली लड़की है। इसी वजह से शायद वो हिजाब करती थी, ताकि हम जैसे अमीर लड़के उसकी असलियत ना जान सकें। मैं बगैर अपने दोस्तों से कुछ भी कहे वहां से उठा और एक ऐसी जगह पर खड़े होकर सबीना की तस्वीर निकालने लग गया जहां से वो मुझे बिल्कुल भी साफ नजर आ रही थी। उसने कपड़े भी बड़े ही मॉडर्न से पहन रखे थे। हाँ, ये अलग बात थी कि उन कपड़ों से उसका जिस्म नजर नहीं आ रहा था, मगर उसे पर्दा भी नहीं कहा जा सकता था। तस्वीरें लेने के बाद मैं अपने दोस्तों को बिना बताए वहां से अपने घर चला गया। घर जाकर भी मैंने उन तस्वीरों को कई बार देखा तो मुझे सबीना पर गुस्सा महसूस होने लग गया था। ऐसा नहीं था कि मैंने किसी लड़की को नाचते हुए पहली बार देखा था, या मेरे सामने लड़कियां आजाद नहीं घूमती फिरती थीं। मुझे तो गुस्सा और नफरत इस बात पर महसूस हो रहा था कि ये कॉलेज में हिजाब पहनने वाली लड़की की ये हकीकत में क्या थी। मैंने कॉलेज सर्कल के बने हुए ग्रुप में शबीना की उन तस्वीरों को वायरल कर दिया था ताकि सब उसकी असलियत से वाकिफ हो सकें। लेकिन मैंने ये सब करते हुए ना कुछ सोचा और ना समझा। मैं बस ये चाहता था कि सबको उसकी असलियत के बारे में पता चल जाए। अब मुझे सुबह का इंतजार था जब वो कॉलेज में मेरे सामने आती और मैं उसका तमाशा बनते हुए देखता। तब मेरे दिल को तसल्ली और सुकून मिलती। और अगली सुबह ऐसा होने वाला था, क्योंकि जब मैंने तस्वीरें ग्रुप में भेजी तो वहां पर सबने हैरानी का इजहार किया, और मैं जानता था कि वो तस्वीरें आगे से आगे पहुंचती जाएंगी। सुबह हुई और मैं तससूस दिल में छुपाए कॉलेज पहुंचा। मैं वहीं गेट पर खड़ा हो गया। कॉलेज में हर दूसरे लड़के और लड़की के पास उस दिन एक ही मुद्दा था। सभी सबीना के बारे में बातें कर रहे थे। हालांकि उसे किसी ने देखा नहीं था, मगर सबको मेरी बात पर यकीन था। और वैसे भी हम इस दौर में जीते हैं जहां पर लोगों को जरा सी बात पर बड़े बड़े तमाशे चाहिए होते हैं। थोड़ी देर बाद सबीना गेट से अंदर आती हुई नजर आई तो सब उसकी तरफ मुड़ गए।
वो जहां से गुजर रही थी सब उस पर ताने कस रहे थे। कोई उसे क्लब में डांस करने के बारे में पूछ रहा था, तो कोई उसे अपने साथ डांस करने का ऑफर कर रहा था। हिजाब के बावजूद वो बड़ी बेचैन नजर आ रही थी। फिर उसे एक लड़के ने उसकी तस्वीरें दिखाई तो उसके हाथ से किताबें छूट कर गिर गईं। साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी हकीकत सबके सामने आ जाने पर किस कदर परेशान और शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे था, क्योंकि उसने तो कॉलेज में कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं ये सारा मंजर एक तरफ खड़ा देख रहा था और मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं एक बार उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देखना चाहता था। काश वो चेहरे से हिजाब उठाती तो मुझे उसे देखकर सुकून मिलता। यही सोचते हुए मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वो बाकायदा रो रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि कॉलेज में उसे सिर्फ मैंने देखा था। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी रोती रही और मेरी तरफ देखती रही। फिर वो आगे बढ़ी और सबके सामने मेरा बाजू पकड़कर गेट की तरफ चल दी। मैं भी उसके साथ ऐसे चलने लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट था जो उसके इशारों पर चल रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए गैर मुमकिन सी चीज थी। मैंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह कुछ कर सकती है। रोड पर जाकर उसने रिक्शा रोका। पहले मुझे उसमें बैठने को कहा और फिर मेरे साथ बैठ गई, लेकिन उस दिन वो किसी बस में नहीं गई थी। काफी देर तक रिक्शा सड़कों पर चलता रहा और फिर एक इलाका आया जिसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं था। वो काफी गंदा इलाका था, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां के रहने वाले किस कदर गरीब और खस्ता हाल होंगे। रिक्शे से उतरकर उसने मेरी तरफ देखा और आगे आगे चलने लग गई। मैं भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन अब उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ था। फिर भी मैं उसके पीछे चलता गया। 3-4 छोटी छोटी गलियां पार करने के बाद वो एक गली में दाखिल हुई, जिसके बीच में एक घर था। उसने लकड़ी का वो टूटा हुआ दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वो मुझे लेकर अंदर गई। मैं नहीं जानता था कि वो बूढ़ी औरत कौन है, मगर अंदर जो कुछ भी मैंने देखा वो देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही हिल गई थी। वो बूढ़ी औरत इतनी कमजोर थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था। सबीना कमरे में चली गई और उसने मुझे भी कमरे में आने को कहा। जैसे ही मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि बिस्तर पर एक बहुत बीमार औरत पड़ी थी, जिसकी आंखें तो खुली थीं, मगर वो हिल-डुल नहीं रही थी। शबीना को देखते ही उस औरत ने अपने एक हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन सबीना फटाफट पास रखी कुर्सी पर बैठी और उस औरत को प्यार से कहने लगी कि अम्मा, परेशान मत हो, ये मेरा दोस्त है और आपकी खैरियत मालूम करने आया है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये मेरी माँ है, जो पिछले 6 महीने से इसी तरह बिस्तर पर पड़ी है, क्योंकि अम्मा कोमा में चली गई थी। इसके बाद सबीना मुझे दूसरे कमरे में ले गई। फिर उसने बताया कि अम्मा अब्बा के मरने के बाद वो लोगों के घरों में काम करती थी और मेरे साथ साथ अपनी बूढ़ी सास का भी पेट पाल रही थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अब्बा किसी भी तरह मुझे पढ़ा रहे थे। मैं मैट्रिक में थी जब अब्बा का इंतकाल हो गया, लेकिन अब्बा के इस तरह चले जाने के बाद मेरी माँ की ये हालत हो गई। पता नहीं कितने दिन अम्मा हॉस्पिटल में रही। फिर हम इसे घर ले आए, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करा दो, लेकिन हमारे पास तो रोटी के पैसे भी नहीं होते थे। मुझे मेरे रिजल्ट की वजह से स्कॉलरशिप पर इस कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन मैं 1 महीने तक कॉलेज भी नहीं जा सकी, क्योंकि मैं सबसे निपट रही थी। मैंने कहाँ कहाँ काम नहीं किया, लेकिन ना तो इतनी तनख्वाह मिलती थी और ना ही कोई ऐसा काम था जिससे मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूं। इसलिए मजबूर होकर मुझे उस क्लब में काम करना पड़ा। लेकिन मैंने यही सोच रखा था कि जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो ये सब कुछ छोड़ दूंगी। लेकिन उससे पहले ही तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और सच में आसमान ही बिल्कुल छील लिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरी कोई मजबूरी हो सकती है जो मैं ऐसा करती हूँ। अगर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो मुझे हिजाब के साथ कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत थी।
मेरे पास तो उस क्लब में काम करते हुए और भी बहुत सारे ऑफर्स मौजूद थे, जिन्हें अपनाकर मैं बेहतरीन जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन मैं ना तो हराम रास्ते पर चलना चाहती थी और ना ही कभी चलूंगी। मगर तुम जैसे लोग क्या समझेंगे कि मजबूरी और हालात क्या होते हैं और किसी की इज्जत कितनी नाजुक होती है। तभी सबीना ने ये बात मुकम्मल की थी कि उसकी दादी कमरे में आ गईं और मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा हाल चाल पूछने लगी। उस वक्त मैं चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी सजा पता नहीं सबीना और उसकी फैमिली को कैसे भुगतनी पड़ेगी। मैं उसी वक्त वहां से उठकर बाहर चला गया, मगर सारा दिन मैं सड़कों पर आवारा घूमता रहा। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और फिर मैंने एक फैसला किया। मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर शबीना के घर गया और उसकी दादी से बात की, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता था कि वो अपनी दादी के सामने ना तो कुछ कह सकती है और ना ही कुछ कर सकती है। मैंने उसकी दादी से कहा कि सबीना ने एक अच्छे अस्पताल में उसकी माँ के इलाज के लिए डॉक्टर से बात की है, तो हम उन्हें ले जाने आए हैं। सबीना हैरान होकर मेरा मुंह ही देखती रह गई, लेकिन मैंने ना उससे कोई बात की और ना उसे कुछ कहने का मौका दिया और अपने दोस्तों के साथ उसकी माँ को एम्बुलेंस में डालकर मैं अस्पताल ले गया। मैं अपना ड्राइवर और कार वहीं पर छोड़ आया था। वो बाद में सबीना और उसकी दादी को लेकर अस्पताल पहुंचा। ये शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था, जहां पर मैंने उसकी माँ को दाखिल करवाया और फिर उसकी माँ का वास्ता देकर ही मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। वो इतनी मजबूर और बेबस थी कि उसने मुझे माफ भी किया और जो मैं करना चाहता था वो भी करने दिया। मैंने अस्पताल के पास ही एक फ्लैट में सबीना और उसकी दादी को रखा, ताकि वो अपनी माँ की देखभाल भी आराम से कर सके। और फिर सबीना से शादी की बात भी मैंने कर ली। उसकी दादी तो बहुत खुश थी और सबीना हैरान होकर बोल ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं अब पक्का इरादा कर चुका था कि अब सबीना और उसके घर वालों को मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। इस सिलसिले में मैंने मम्मी पापा से भी बात कर ली थी। उन्होंने सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दिया, क्योंकि वे मेरी नाराजगी मोल नहीं ले सकते थे। आज इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं। सबीना से मैंने शादी उसकी माँ की जिंदगी में ही कर ली थी। तब तो उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शादी की रात वो मेरे सामने बहुत रोई थी। उसने कहा कि पता नहीं मैंने क्यों और कैसे तुम्हें माफ कर दिया, शायद अपनी माँ के लिए या शायद खुदा की मर्जी के लिए। मैं उसकी बात सुनकर खामोश रहा, क्योंकि अब मुझे अमल करके दिखाना था। आज उसकी माँ और दादी तो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मैं और शबीना मुल्क से बाहर सेटल हो चुके हैं। वहीं पर शबीना ने अपनी तालीम पूरी की, लेकिन वो पूरा समय घर और हमारे बेटे को दे रही है, जबकि मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल चुका हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद मेरा दिल शांत और सुकून से भरा हुआ है, क्योंकि अनजाने में जो गलती मुझसे हुई थी, मैंने उस गलती को गुनाह नहीं बनने दिया और आज सबीना के साथ मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।